Hello everyone and welcome back to F50. So in this video, we are going to have a crisp and short discussion of the cheat sheets of software engineering. तो इस वीडियो के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक में बेसिकली है क्या। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में एक चीज या फिर एक छोटी सी कोई हिंट भी हो ना कि हाँ इस टॉपिक में ये चीज थी, तो आप उसके ऊपर ना पूरा बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि क्या है कैसे है। बिकॉज ये चीज इसमें हमें फायदा हो जाता है थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इतनी इजी लैंग्वेज में बता रखा है कि इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट अ प्रॉपर पेज, होल पेज ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपको एक सेंटेंस या फिर हल्का सा हिंट भी है उसके टॉपिक के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की चीट शीट का डिस्कशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वही लिखे हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैंने वही टॉपिक्स लिखे हैं। तो आप अगर इनको देख भी लोगे ना कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लोगे ना तो भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर क्राइसिस और प्रोसेसेस के बारे में, लाइफ साइकिल्स जैसे कि लाइफ साइकिल्स में वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल। और इन दोनों में से भी अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ये दोनों आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अप्रोच डायग्राम हर चीज अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये आता ही है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अपने क्वेश्चन आंसर शीट में प्रॉपरली लिख कर आओ कि क्या चीज कैसे होती है। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताओ, फिर उसके एडवांटेजेस बताओ, प्रॉपर डायग्राम बना के आओ ताकि आपको फुल नंबर मिले, फुल एग्जाम्स। ओके, next we have requirement engineering, functional and non-functional requirements and requirement elicitation techniques। ठीक है, तो पहले इतना देखते हैं कि सब होता क्या है ना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को हमने किस तरीके से डिजाइन किया है, किस तरीके से हमने उसको मेंटेन करके रखा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर अप्रोच बनाते हैं उस चीज की। ठीक है, तो ये सब हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हम ये सब करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो ये हमें कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है। कॉस्ट रिड्यूस कैसे करता है, जैसे कि अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे हम अपने सॉफ्टवेयर का, तो हमारी उससे कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी और फेलियर्स और मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और फेलियर्स के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। कुछ एप्लीकेशन मतलब ये बिजनेस में यूज होता है ना, एआई वेब मतलब सॉफ्टवेयर है, ऑफ कोर्स हर जगह यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस बेसिकली एक पीरियड मान लो, एक बहुत ही ज्यादा वो वाला एरा जब सॉफ्टवेयर उतने ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव्ड वे में नहीं निकल के आ रहे थे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी उस टाइम। पहले के टाइम पे इतना ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे कि हम सॉफ्टवेयर को अपना अच्छा बना पाए। ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे कि अलग अलग परेशानियां होती थी, जैसे मान लो ओवर बजट हो गया, है ना, रिसोर्सेज की वजह से हम अपना सॉफ्टवेयर अच्छे से बना नहीं पाए, है ना, कमी की वजह से उनकी मेंटेनेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और ज्यादा रिलायबल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस में आ जाती है। ठीक है, एक गुड सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उसकी मेंटेनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मतलब हर कंडीशन में वो किस तरीके से अगर कोई फॉल्ट भी आ गया हमारे कोड में या फिर कोई इंटरनल फेलियर या फिर फॉल्ट आ गया है तो उसको किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर टैकल कर रहा है, तो वो सारी चीजें एक एफिशिएंट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, है ना, यूजेबल होना चाहिए। ये क्या है, हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारी आती है सॉफ्टवेयर की प्रोसेस मॉडल्स, जैसे कि मॉडल्स में हमने पढ़ा है वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, एवोल्यूशनरी, स्पाइरल। इनमें से इंपॉर्टेंट हमारे हो जाते हैं एक तो वाटरफॉल मॉडल और एक स्पाइरल मॉडल। ठीक है, प्रोटोटाइप भी पूछ लेते हैं बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल में हम बेसिकली एक लीनियर अप्रोच का यूज करते हैं, ये देखो इस तरीके से, है ना, एक के बाद एक के बाद एक। और इसका हमारे पास एक वो क्या होता है मेन पॉइंट, कि अगर जब तक हमारी कोई एक स्टेज पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी दूसरी स्टेज शुरू नहीं होगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे सिस्टम का डिजाइन हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, सिस्टम का डिजाइन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसको डिप्लॉय करेंगे एंड देन उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा हमें।
ठीक है? तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि एक स्टेज पूरा नहीं हो जाता तब तक हम दूसरी स्टेज पर नहीं जा सकते। ठीक है? तो ये हो गया हमारा वाटरफॉल मॉडल। प्रॉपर डायग्राम बना के आना, थ्योरी लिखना, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करके आना। नेक्स्ट अगर हम करें कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, तो प्रोटोटाइप मॉडल का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉपर बिल्कुल एंड सॉफ्टवेयर, है ना? प्रॉपर इम्प्रूव्ड और फुली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, और उसको हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को देते हैं, क्लाइंट को। ठीक है? उस कस्टमर से हम क्या करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं। उस कस्टमर देखता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें इंप्रूव उसे और चाहिए, क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या चीजें बदली जा सकती हैं। तो उस हिसाब से उस रिप्रेजेंटेशन, जो हमने एक डेमो बनाया है अपने सॉफ्टवेयर का, उसको हम क्या करेंगे, कस्टमर की फीडबैक के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारी जो बार-बार हम उसमें क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट्स के लिए जाते हैं, अलग-अलग चेंजेस करते हैं बार-बार, क्योंकि कस्टमर बार-बार बताएगा, तो एक ही बार में हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर से रिव्यू ले लेंगे कि आपको क्या-क्या चेंजेस चाहिए, और वही चेंजेस हम अपने सॉफ्टवेयर को उसी तरीके से मेंटेन कर लेंगे, उसी तरीके से उसको बना लेंगे। ठीक है? तो ये क्या होता है, हमारा हो जाता है ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल एक आइटरेटिव अप्रोच है और एक रिस्क एनालिसिस अप्रोच है। ठीक है? इसमें हमें क्या होता है, हम हर एक स्टेज के बाद अपने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आप मतलब हर स्टेज के बाद, ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, अपने क्लाइंट को दिखा दिया कि हाँ, अब आपको इसमें कोई चेंज चाहिए तो आप बताओ। ठीक है? फिर रिस्क एनालिसिस कर लिया, फिर इंजीनियरिंग कर लिया, और फिर एवेल्यूशन कर लिया। स्पाइरल मॉडल बेसिकली इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि आइटरेटिव होता है, क्योंकि हर स्टेज के बाद हम अपने क्लाइंट से रिव्यू या फिर फीडबैक मांग सकते हैं और उसमें चेंजेस को लगा सकते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है, हमारा रिस्क का जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है? तो ये होता है हमारा स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके। ओके। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, तो बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। ठीक है? सिस्टमैटिक अप्रोच और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट, अपने जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से एलिसिट होगा, डॉक्यूमेंट उसकी जो उसके बारे में जो हमने लिख रखा है, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना? वो अपने सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं और अपने मैनेज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को। और जो हमें सॉफ्टवेयर से रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे मान लो मैंने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना? क्या क्या मुझे सोर्सेस रिसोर्सेस चाहिए, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आती है। ठीक है? इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले आ जाता है एलिसिटेशन। एलिसिटेशन में हम क्या करते हैं, इट्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग क्लाइंट्स, एंड यूजर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स। मतलब हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को क्या क्या रिक्वायर्ड है, है ना, मतलब सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो हम इसमें एलिसिटेशन वाली स्टेज में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हमें जो चीजें जरूरत है उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना। ठीक है? फिर उस चीज को एनालाइज करना, स्पेसिफिकेशन करना, वैलिडेशन करना, और फिर एंड में उसको वेरीफाई करना कि वो बन भी पाएगा कि नहीं। ठीक है? तो ये हमारा हो जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद हमारे कुछ आ जाते हैं कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमारा आ जाता है कि हमारे कुछ स्पेसिफिक, बेसिकली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है ना, तो वो हमें क्या करता है कि हाउ, व्हाट अ सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू एंड हाउ इट शुड परफॉर्म। ठीक है? ये चीजें हमें बताती हैं। ठीक है? क्या बताती है, नॉन फंक्शनल और फंक्शनल मिलके बताती हैं। अब फंक्शनल का क्या काम होता है, तो बेसिकली फंक्शन हमें बताता है कि व्हाट एक्शन और प्रोसेसेस द सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म। मतलब क्या क्या एक्शन, क्या क्या फंक्शन हमारे सॉफ्टवेयर को करने चाहिए, है ना? और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमें बताते हैं कि ये जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डाली हैं, उनको हम परफॉर्म कैसे करेंगे, किस तरीके से, लाइक हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म रेदर देन व्हाट इट शुड परफॉर्म। मतलब इसमें हम व्हाट के बारे में नहीं, इसमें हम हाउ के बारे में सोचते हैं। तो आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हाउ से याद रख सकते हो कि हाँ, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, हाउ अ सिस्टम शुड परफॉर्म एनी डिजायर्ड टास्क और एनी डिजायर्ड फंक्शन। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं कि हमारे फंक्शन, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या फंक्शन करेगा, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम किसमें करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। मैंने बता ही दिया क्या होता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स में फास्ट और क्यूएफडी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट में एक बार फास्ट के बारे में हम देखते हैं कि फास्ट में क्या होता है। हम्म, देखो, तो फास्ट बेसिकली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक क्या होती है, एक मेथड होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम विच आर यूज्ड टू गैदर एंड कैप्चर यूजर नीड्स, है ना, एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली। मतलब ये क्या है, एक तरीका होता है जिससे हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरीके से गैदर करते हैं और कैप्चर करते हैं कि यूजर को बेसिकली चाहिए क्या और कैसे मिल सकता है। तो इसके बेसिकली तीन टेक्निक्स होती हैं, फास्ट, क्यूएफडी और यूज केस अप्रोच। तो फास्ट और क्यूएफडी विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फास्ट और क्यूएफडी तो 100% पढ़ के जाना। ठीक है, फास्ट में क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल होता है, स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डीकम्पोज करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना, और फिर उन छोटे पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या चीज कर रहा है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है ना। जैसे कि मान लो मेरा सॉफ्टवेयर, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और उस छोटे छोटे पार्ट को मैं क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ कि किस तरीके से उसको मैं और अच्छा बना सकती हूँ। ठीक है, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है फंक्शंस को, देन फंक्शनल डिकम्पोजिशन, ठीक है, हायरार्किकल डायग्राम बनाना, उसके लिंकेजेस और कंस्ट्रेंट्स को देखना, ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके कंस्ट्रेंट्स की एनालिसिस करना। ठीक है, और इसके यूज केसेस क्या क्या, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये इंजीनियरिंग में, डिजाइनिंग में, सिस्टम एनालिसिस में यूज आता है। नेक्स्ट आता है मेरा कि क्यूएफडी क्या होता है। तो बेसिकली क्यूएफडी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कस्टमर की नीड को, मतलब जैसे मान लो मैंने अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमर को दिया और फिर कस्टमर ने मुझे एक फीडबैक दिया। ठीक है, अब कस्टमर ने तो बोल दिया कि हाँ मुझे ये फंक्शन चाहिए। अब उस फंक्शन को मैं किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लाई कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ, अपने कोड में क्या क्या चेंजेस करूँ, किस तरीके से चीजों को मैनेज करूँ, तो वो चीजें मेरी किस में आ जाती है, क्यूएफडी में। तो बेसिकली क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट ये कर रहा होता है कि हम किस तरीके से यूजर के फीडबैक को अपने सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्यूएफडी। क्यूएफडी अच्छे से पढ़ के जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के कुछ टूल्स, किस तरीके से हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मेरा डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम बनाना। ठीक है, और फिर आता है मेरा डेटा डिक्शनरी और ईआर डायग्राम। इनमें से ईआर डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मोर इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ईआर डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईआर डायग्राम बनाना हमने अच्छे से सीखा हुआ है कि किस तरीके से हम एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को, रिलेशनशिप्स को, जैसे मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन, इस तरीके के रिलेशनशिप्स को हमें शो करना होता है उस डायग्राम में। अब जैसे ईआर डायग्राम में हमारा आ सकता था कि लाइब्रेरी का पूरा ईआर डायग्राम बनाओ, या फिर किसी स्कूल का, है ना, किसी स्टूडेंट ने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसका पूरा ईआर डायग्राम बनाओ। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने पहले से ही पढ़ रखी है। एक तो ईआर डायग्राम हम पहले भी, बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और दोबारा से ईआर डायग्राम एक बार अच्छे से देख कर जाना, किस तरीके से हम एंटिटीज को शो करते हैं, किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं। तो ईआर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईआर डायग्राम लाइक पूछ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट आता है मेरा एसआरएस क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसको भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब बेसिकली ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से आप इसको याद रखो। ठीक है, एंड ये आउटलाइन क्या करता है, हमारे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है कि क्लियर एंड अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड हाउ इट शुड परफॉर्म। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हमारा क्या सारी चीजें अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, किस तरीके से कौन सा फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करा जाएगा, और क्या किया जा सकता है सिस्टम में चीज, तो उन सारी सभी चीजों के बारे में जानकारी इस डॉक्यूमेंट में होती है। ठीक है, डिटेल्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब कोई पढ़े तो उसे समझ आना चाहिए, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, क्लियरली हर एक पॉइंट को डिफाइन करे, है ना, यूजर सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब यूजर को क्या चाहिए बेसिकली इस तरीके से ये हमें बताना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि
बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड देयर सोर्सेज, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके सोर्सेज, मतलब उन रिक्वायरमेंट्स को मीट किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से सोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, है ना, हमारे एसआरएस में फीजिबल होना चाहिए। ठीक है, और डिपेंडेंसीज और इंटरेक्शन को ये अच्छी तरीके से समझा रहा हो, वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज, अगर हम कोई चीज यूज कर भी रहे हैं तो प्रॉपरली टेस्टेबल है कि नहीं रिक्वायरमेंट, ठीक है, चेंज कंट्रोल होना चाहिए, लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस भी होने चाहिए, ठीक है, एंड ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको एक बार पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा, ये एक समरी, एक प्रॉपर टेबल है, जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल में डिफरेंशिएट करो, या फिर एक प्रॉपर टेबल बना के आप उसको अच्छे से समझा के आ सकते हो, कि जैसे मान लो बोल दिया कि वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज स्टेट करो, इन सभी को डिफरेंशिएट करो, कंपैरिजन करो इन सभी का प्रॉपरली टेबल बना के, है ना, तो आपका एक प्रॉपर जो अप्रोच होना चाहिए इज टू मेक अ टेबल, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर्टीज अलग अलग बता रहे होगे कि किस तरीके से अलग अलग, जैसे यहाँ पर लिखना वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ठीक है, इसका सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखना, है ना, क्या काम ये करते हैं, है ना, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, तो वो सारी चीजें आप इसमें प्रॉपर टेबल बना के अगर आप समझा के आओगे तो ये ज्यादा अच्छे से एग्जामिनर को समझ आएगा कि हाँ, इस बच्चे को आता है और ये बच्चा अच्छे से इसने शो भी किया कि किस तरीके से क्या चीज होती है। तो बेसिकली जो टीचर आपकी आंसर शीट चेक कर रहा होगा उसे समझ आ जाएगा कि हाँ, इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है। तो वो चीज एक अच्छी अप्रोच मानी जाती है कि टेबल बना के अगर आपने शो किया है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यूनिट 2 में कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके आ जाते हैं, हमारा सबसे पहले तो आता है कि कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल जो हमने पढ़े हुए हैं, है ना, कोकोमो मॉडल और पुतनाम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से भी अगर पूछोगे, वैसे पढ़ने दोनों है, कोकोमो मॉडल में ज्यादा वेटेज है, मतलब वो ज्यादा चांसेस है कि आ सकता है। देन रिस्क मैनेजमेंट और कपलिंग और कोहेजन, ये तो 100% एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कपलिंग कोहेजन क्या होता है, ठीक है, उसके डिफरेंशिएट करने को बोल सकते हैं, या फिर उसके एडवांटेजेस बता देना, ठीक है, और क्या कौन सी चीज को हम बढ़ाते हैं, कपलिंग को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, या फिर कोहेजन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो क्या उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पर, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूनिट 2 में आ सकते हैं। देन इफ वी लेट्स डिस्कस समथिंग लाइक, एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट द चीट शीट ऑफ यूनिट 2। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा कि साइज एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइज एस्टिमेशन का बताओ कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेशन कर सकते हो। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लाइन ऑफ कोड से और एक फंक्शन काउंट से। तो लाइन ऑफ कोड बेसिकली क्या करता है, ये हमारे कोड को बेसिकली मेजर करता है, ठीक है, और फंक्शन काउंट क्या करता है, फंक्शन काउंट हमारे कोड में जो फंक्शंस यूज हुए हैं उनको काउंट करता है, उस बेसिस पे हमारे सॉफ्टवेयर का साइज हमें बताता है, ठीक है। तो इसमें दो अप्रोचेस हैं, एलओसी और मतलब लाइन ऑफ कोड और फंक्शन काउंट, या तो हम कोड को काउंट कर लें या फिर फंक्शंस को काउंट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। तो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल हमारा इसमें आ जाता है हमारा कोकोमो मॉडल, ह्यूरिस्टिक मॉडल्स और एक्सपर्ट जजमेंट। तो कोकोमो मॉडल और ह्यूरिस्टिक मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट। कोकोमो मॉडल में हम क्या कर रहे होते हैं, तो कोकोमो मॉडल बेसिकली, ओके ओके, सो कोकोमो मॉडल का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो कोकोमो मॉडल हमें बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये किस तरीके से इज डिजाइन टू एस्टिमेट द एफर्ट, टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने में क्या क्या एफर्ट, कितने एफर्ट हुए हैं, कितना टाइम लगा है, कितना कॉस्ट की जरूरत है, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी कोकोमो मॉडल में इंक्लूडेड होती हैं। तो कोकोमो मॉडल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा बेसिक, इंटरमीडिएट और एक एडवांस। तो बेसिक कोकोमो मॉडल जो होता है, बेसिक कोकोमो मॉडल में सिर्फ हमारा जो एस्टिमेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ कोड और प्रोजेक्ट के टाइप पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें भी तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, इस तीनों को आप पढ़ लेना। देन आता है मेरा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। तो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में हम थोड़ा सा, ये क्या होता है, डिटेल्ड वर्जन होता है,
ठीक है, इसमें क्या-क्या डिटेल्स होती है, इसमें हमारा आता है कि एक फ्रेमवर्क आ जाता है, जैसे कि एस्टिमेटिंग एफर्ट का, प्रोजेक्ट में ड्यूरेशन कितना लगा है, कॉस्ट बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स एंड फैक्टर्स इंक्लूडिंग अ प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट और प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स और हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स। तो इन सारी ये मतलब बेसिकली इसमें थोड़ी डिटेल्स और ऐड हो गई हैं। उसमें हम सिर्फ एफर्ट रिक्वायर्ड और टाइम इन सब के बेसिस पर हमने डॉक्यूमेंट बना लिया था, और इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में हमने क्या इंक्लूड कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को भी इंक्लूड कर दिया है। इसमें फॉर्मूला यूज होता है, जैसे कि एफर्ट्स आपको अगर हमें निकालना है तो उसमें होता है ए इंटू के लॉग। तो के लॉग इज बेसिकली एक मेजरमेंट होता है जिससे कि हम लाइन ऑफ कोड को मेजर करने के लिए ये यूज होता है बेसिकली। ठीक है, रेज टू बी इंटू ई एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें किसने दिया था, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल ने दिया था। यहाँ पर ये जो हमारा ए और बी है वो कांस्टेंट होते हैं, जो कि प्रॉपर बेस्ड होते हैं किस पे, कि हमारे प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक टाइप क्या है। ठीक है, और ये तो हमारा हो गया कि लाइन ऑफ कोड को मेजर करने का। और ये होता है हमारा एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। ये क्या करता है, अकाउंट्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये याद रखना कि इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में हमें क्या मिला था, ये वाला एफर्ट्स का फॉर्मूला मिला था। एंड अगर हम बात करें डिटेल्ड कोकोमो मॉडल की, तो डिटेल कोकोमो मॉडल में क्या हो गया, थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में इसने हमें अच्छे से बताया किस तरीके से क्या क्या ऐड कर दिया, जैसे कि सॉफ्टवेयर रीयूज कितना हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन और अच्छा मेंटेन करके इसने हमें बता दिया, क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा हमें तरीका बता दिया कि और कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम अपने मॉडल को बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिटेल कोकोमो मॉडल। नेक्स्ट, कोकोमो मॉडल हमने बना लिया। नेक्स्ट आता है मेरा पूतनाम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल। ये क्या होता है भाई, तो पूतनाम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल क्या होता है, तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होता है, सी। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होता है, पर इसमें ये फोकस किस पे करता है, अमाउंट ऑफ एफर्ट, टाइम, रिसोर्स रिक्वायर्ड टू डेवलप अ प्रोजेक्ट। ठीक है, जो द मॉडल इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर, ये क्या होता है बेसिकली, ये लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, और इसमें द पूतना मॉडल टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच कंपेयर टू अदर मॉडल्स लाइक कोकोमो, एम्फसाइजिंग द रिलेशनशिप। तो बेसिकली उसमें हमने क्या किया था, अलग अलग फैक्टर्स को उठा लिया था और उसको हमने अलग अलग उनके बारे में जानकारी बता दी थी कोकोमो मॉडल में। बट पूतनाम रिसोर्स एलोकेशन क्या करता है, एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी हमें डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट इसमें कुछ की पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया प्रोजेक्ट साइज, एफर्ट पर साइज, प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और इन्होंने कुछ फॉर्मूलेज भी दिए थे, जैसे एफर्ट निकालने का इसका होता है एस बाय पी, एस जो होता है हमारा इस प्रोजेक्ट साइज, और पी जो है वो प्रोडक्टिविटी। शेड्यूल निकालने का फॉर्मूला भी दिया था, जैसे कि टी इज इक्वल्स टू ई बाय आर, जहाँ पर जो ई है हमारा इज एफर्ट और जो आर है वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और किस तरीके से इसकी लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिमिटेशन देख लेना। ठीक है, और कंपैरिजन कि किस तरीके से जो पूतनाम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल है और जो दूसरा वाला मॉडल है कोकोमो मॉडल, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए सीधा सीधा वो आपसे पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, कौन ज्यादा अच्छा है वो भी बताओ। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से देख लेना, डिटेल्ड वे में आप दोनों मॉडल को पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से, सबसे पहले तो रिस्क निकालने का अगर फॉर्मूला न्यूमेरिकल आ जाता है कि रिस्क निकालो, तो हमें क्या होगा, इसमें या तो प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी और इम्पैक्ट दे रखा होगा कि मतलब कोई रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है और उसमें उससे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सॉफ्टवेयर पर। तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमें क्या पता चल जाता है, रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर रिस्क को एनालाइज करना आना चाहिए, रिस्क कितना बड़ा है या फिर उसको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, कि मतलब इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको थोड़ा टाइम बाद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा रिस्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको पहले सॉल्व करें। तो ये होता है हमारा रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। फिर आता है मेरा मिटिगेशन और फिर मॉनिटर। ठीक है, तो तीन टाइप के रिस्क हो सकते हैं, एक तो टेक्निकल बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड और एक शेड्यूल बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज बेसिकली कि हम किस तरीके से, हमें सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर के सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है हमारा जो सिस्टम है यूजर के साथ। ठीक है, एक बार इसको भी देख लो अच्छे से।
ओके। तो सिस्टम डिजाइन में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है जैसे कि कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन क्या होता है? तो बेसिकली कोहेजन का मतलब होता है जैसे हमने क्या किया था, अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया था। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हमने क्या किया, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। ये हो गया हमारा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। अब कोहेजन हमें क्या बताता है कि रिफर्स टू द डिग्री, डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री टू विच the components within a software system are focused on performing a single task, well defined task और responsibility। मतलब ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि हाउ क्लोजली द जो हमारे एलिमेंट मॉड्यूल्स हैं सिस्टम के, वो कितने क्लोजली एक दूसरे से लाइक एक साथ में जुड़े हुए, हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे मान लो एक दो मॉड्यूल मिलकर मेरा एक ये काम कर रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। जैसे कितने मॉड्यूल एक साथ मिलकर मेरा एक काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लो जितने ज्यादा मॉड्यूल्स मेरे मिलकर एक काम को कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे एक फंक्शन को, तो मेरे लिए तो उतना ही अच्छा, क्योंकि वो फंक्शन उतनी जल्दी डेवलप होगा, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलकर उस एक काम को कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हाई कोहेजन इज प्रेफरेबल। तो क्या होगा, कोहेजन क्या है, जितना हाई होगा उतना ज्यादा गुड, हमारा सॉफ्टवेयर उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कपलिंग क्या होता है, तो कपलिंग बेसिकली हमें बताता है कि कोई दो मॉड्यूल जो है, ठीक है, मॉड्यूल 1 और ये हो गया मेरा मॉड्यूल 2, वो कितने ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरा मैंने क्या किया, मुझे पता चला कि मॉड्यूल 1 में मेरे कुछ गलती आ गई है, ठीक है, और वो मॉड्यूल किससे कनेक्टेड था, मॉड्यूल 2 से। अब अगर मैंने मॉड्यूल 1 में अपनी किसी गलती को फिक्स कर दिया है, तो ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट क्या होगा, मॉड्यूल 2 पर भी पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल 2 में भी जाके उस एरर को फिक्स करना पड़ेगा, उस बग को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया कि उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे लिए, कि मतलब एक मॉड्यूल में मैंने चेंज करा, फिर दूसरे में भी चेंज करना पड़ेगा, और फिर वो दूसरा क्या होगा, दूसरे वाले मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा। तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए कि मैं किस तरीके से अपने कोड में फिक्सेशंस कर सकूं। तो कपलिंग जितना लो होता है, मतलब अगर मेरे जितने कम मॉड्यूल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे मेरे लिए उतना अच्छा। ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ एक से कनेक्टेड है, बाकी ये किसी और से कनेक्टेड नहीं है M2, तो मेरे लिए उतना अच्छा, मैं इसमें फिक्स कर दूंगी, फिर इसमें फिक्स कर दूंगी, दैट्स ऑल, मेरा वर्क फिक्स हो गया। तो कपलिंग जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जब भी बनाना चाहिए तो कपलिंग हमेशा लो होनी चाहिए और कोहेजन हमेशा हाई होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी एक बार देख लो। हाई कोहेजन अच्छा होता है और लो कपलिंग अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में हमारा आ जाता है DFD, मॉड्यूल्स और प्रोसेस। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने जितने भी अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ जाती हैं। एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होती है, एक अप्रोच होती है टू सॉफ्टवेयर डिजाइन जो एम्फेसाइज करती है ब्रेकिंग डाउन अ सिस्टम इनटू फंक्शनल कंपोनेंट्स। हमने क्या कर दिया, अपने सॉफ्टवेयर को फंक्शनल कंपोनेंट्स में, या फिर मॉड्यूल्स भी बोलते हैं हम उनको, मॉड्यूल्स में क्या किया, अलग अलग मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, और फिर हर एक मॉड्यूल को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दे दिया। तो दिस डिजाइन पैराडिग्म इज particularly suitable for system with well defined functions। मतलब हमने क्या किया, अपने सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल में, छोटे छोटे फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। फिर हर मॉड्यूल को मैंने बोल दिया कि तुम ये काम करोगे, मॉड्यूल 2 ये काम करेगा, मॉड्यूल 3 ये काम करेगा। तो मेरे लिए हर चीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इट इज एसोसिएटेड विद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसमें हमारा आ जाता है मॉड्यूलैरिटी, कि हम किस तरीके से अपने मॉड्यूल्स को डिवाइड कर रहे हैं, फंक्शनल डिकम्पोजिशन, टॉप डाउन डिजाइन होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन की, तो फंक्शंस आर डिजाइन टू एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिक ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग टास्क, और विच मेक्स द डिजाइन मोर अंडरस्टैंडेबल और मैनेजेबल। ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखा दो, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो कि किसी काम की नहीं है, तो वो यूजर को हमें दिखा के कुछ फायदा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको छुपाना जरूरी है। ठीक है, जिससे ये मतलब यूजर को कुछ फायदा ही नहीं है, तो वो यूजर यूजर हमारा, जैसे मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब यूजर को तो
वो सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए ना। अब यूजर को ये तो देखेगा नहीं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोड कौन सा यूज हुआ, कौन सी लूप लगाई है, कौन सा स्टेटमेंट यूज करा है। तो वो यूजर के किसी काम का नहीं है। यूजर के काम का है सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग। ठीक है, तो वो चीज हम क्या करूंगी मैं कोड को हटा दूंगी। मतलब कोड को मैं यूजर को दिखा के कुछ फायदा नहीं है, तो मैंने क्या किया, कोड को सिर्फ अपने पास ही रख लिया कि मतलब मेरे लिए विजिबल होना चाहिए, यूजर के लिए विजिबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, रीयूज, डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग और डीबगिंग। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फंक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट इंजीनियरिंग, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब किस तरीके से जो इंस्टेंसेस हैं क्लासेस के, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को, डेटा स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, एंड दे इनकैप्सुलेट बोथ एट्रीब्यूट्स, मतलब हमारी क्लासेस के अंदर क्या आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं और मेथड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासेस की, तो क्लासेस सर्व एज ब्लूप्रिंट्स। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि क्लासेस जो होते हैं वो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, बेसिकली टेम्पलेट होते हैं। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दे डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन टाइप। मतलब एक टाइप का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस तरीके से, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो बिहेव क्या क्या करेगा। तो और अब अगर क्लासेस बनाए तो ऑफकोर्स इनहेरिटेंस होना तो 100% है। तो क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकैप्सुलेशन होनी चाहिए, द प्रैक्टिस ऑफ बंडलिंग डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट डेटा विद इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लासेस के अंदर ही डेटा को हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उसका क्या क्या मेथड यूज किया, तो वो सारी चीजें यहाँ पर होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या करता है, अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन सुपर क्लास। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इनेबल्स मेथड ऑफ ओवरराइडिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग और डायनेमिक मेथड डिस्पैच आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्शन, फिर मॉड्यूलैरिटी, रियूजेबिलिटी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इसको बस हल्का सा लाइक हेडिंग देख लो, है ना। ये सारे डिजाइन पैटर्न्स और एसोसिएटेड कंपोजिशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर हमारा आता है कि यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है, बेसिकली कि हमारे सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड कैसा है, मतलब जो यूजर को दिख रहा है सामने से, वो भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना। अगर कोई फीचर है वो अच्छे से यूजर उसको इजीली यूज कर पाए, फंक्शन को, किसी फीचर को, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब अगर मैंने किसी ऑप्शन पे क्लिक करा है, तो अगर वो दूसरे वेब पेज पर जा रहा है, दूसरे एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट टाइम में होना चाहिए वो चीज। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या आता है, क्लियर टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ आना चाहिए कि बेसिकली हमारा एप्लीकेशन है क्या। कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑन ऑल इंटरफेस स्क्रीन, मतलब अलग अलग स्क्रीन पर अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर को चला रही हूँ, तो वो अलग अलग स्क्रीन पर भी काम करे। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं, मैं आपको यूनिट 2 में दे सकती थी, तो ये हैं सारी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिट 3, तो यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। यूनिट 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो है हमारा हेल्थ सॉफ्टवेयर साइंस मेजर्स। फिर आता है मेरा डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी मॉडल्स जितने भी हैं सारे, और ISO 900 एंड 9001 और CMM मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसकी चीट शीट का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज बेसिकली एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है, जो कि हमें क्या बताता है, वेरियस एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है, हमारे सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जैसे कि उसकी क्वालिटी, साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी एफिशिएंसी, इन सभी चीजों के बारे में हमें एक इंसाइट देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या होता है और ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या होता है, तो बेसिकली हमें क्वांटिफाई वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स टू अंडरस्टैंड
assess and improve the software development processes. मतलब हम किस तरीके से अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, तो वो चीज़ हमें सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स बताते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले तो होता है हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें बताता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि उसका साइज कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने में, फंक्शनैलिटी क्या क्या यूज हुई है। प्रोसेस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोसेस मेजरिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, डिफेक्ट की डेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। क्या होता है, तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बेसिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारी किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, कितना शेड्यूल एडहेरेंस है, मतलब किस तरीके से हमने अपने सॉफ्टवेयर को बनाया है, किस तरीके से कौन सी चीज को शेड्यूल कब करा है। एफर्ट एस्टिमेशन एक्यूरेसी, मतलब किसी फीचर को या फंक्शन को एनहांस करने में कितना एफर्ट लगा है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टोकन काउंट क्या होता है, तो बेसिकली टोकन काउंट मतलब होता है कि हमारे टोकन्स होता क्या है, बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने में जो हमने कोड यूज करा है उसकी जो स्मॉलेस्ट कोड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। तो उन टोकन को काउंट करना इज बेसिकली टोकन काउंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है कि हेल्थ स्टेट सॉफ्टवेयर साइंस मेजर्स क्या होते हैं। तो हेल्थ स्टेट एक इसका डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो जो हेल्थ सॉफ्टवेयर साइंस मेजर होता है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है जो कि किसने बनाई थी, मॉरिश हेल्स्टेड ने बनाई थी, टू एसेस द कॉम्प्लेक्सिटी और साइज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी और साइज को एसेस करने के लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक हमें मेजर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो प्रोडक्ट प्रोग्राम की लेंथ है वो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर, जितने भी हमारे ऑपरेटर ऑपरेंड यूज हुए हैं हमारे कोड में, वो उनका वो किस में आ जाएगा, हमारे प्रोग्राम लेंथ में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम वोकैबुलरी। प्रोग्राम वोकैबुलरी इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स यूज्ड इन द कोड। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा बेसिकली डिफाइन किया जाएगा, v इज इक्वल्स टू हमारे प्रोडक्ट प्रोग्राम की लेंथ इनटू log 2 ऑफ प्रोग्राम वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये सारे फॉर्मूले याद रख लेना। ठीक है, फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, देन हमारा डिफिकल्टी, एफर्ट, एफर्ट को याद करने का फॉर्मूला, मतलब एफर्ट निकालने का फॉर्मूला। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम, मतलब किस प्रोग्राम को बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा है, तो ई अपॉन 18 सेकेंड्स। नंबर ऑफ बग्स एक्सपेक्टेड, कितनी ज्यादा बग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है ये। ठीक है, और इसमें दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेज के लिए और एक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो जाता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस होती है, डिसीजन सपोर्ट होता है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो रिस्क जितने भी हमने फॉर्मूले निकाले हैं, जैसे हमने नंबर ऑफ बग्स एक्सपेक्ट कर लिया, अब कितने बग्स आ सकते हैं उस बेसिस पे हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये डिसीजन सपोर्ट करता है। कंपैरिजन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कितना जरूरी है, कब कब करना चाहिए, वो सारी चीजें भी डिटेल हमें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है कि डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज किए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी को क्या करता है, मेजर करता है, यूज्ड विद इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये इसके टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आ जाता है क्या, डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री, जो हमने इनहेरिटेंस ट्री बनाया है उसका 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 डेप्थ कितना है, जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना होगा। कपलिंग मैट्रिक्स, कोहेजन मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है मेरा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया उसका साइज कितना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है, तो वो भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेना कि क्वालिटी असेसमेंट में यूज होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, मेंटेनेबिलिटी एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स। इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स हमें बताता है कि किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, डेटा किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होगा। ये इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसका हमारा हो जाता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो कॉम्प्लेक्सिटी, इंफॉर्मेशन फ्लो रेट और डेटा डिपेंडेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेना।
फिर आते हैं इसके सिग्निफिकेंसेस। इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है कि ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी एनालिसिस में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि सिस्टम किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाता है मेरा सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर डिपेंडेबल कितना है। तो ये बेसिकली ये चीट शीट मैंने ऐसी इसलिए बताई है ताकि जो कोई जिसको आइडिया थोड़ा सा भी नहीं है किसी भी यूनिट का, तो वो अगर ये चीट शीट पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि हाँ रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में होता क्या है, कि लाइक सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा डिपेंडेबल। इसलिए मैंने ये इंग्लिश में बनाई है ताकि थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी रहे और हर किसी को समझ आ जाए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में हम क्या करते हैं, तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा सॉफ्टवेयर, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग कंडीशंस में डालें तो वो किस तरीके से विदाउट फेलियर हमारा सॉफ्टवेयर जो है हमें आउटपुट दे देगा। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, इसमें हमारा आ जाता है कि यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। रिलायबिलिटी इंस्टेंस कॉन्फिडेंस अमंग यूजर्स रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंट और एरर फ्री परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या होगा, हम यूजर का लाइक भरोसा जीत सकते हैं कि हाँ हमारा सॉफ्टवेयर अलग अलग कंडीशन में भी देखो एरर फ्री तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिजनेस रेपुटेशन बढ़ती है, कॉस्ट सेविंग होती है, और कंप्लाइंस लीगल एक्सपेक्ट्स को भी हेल्प करता है। ओके, रिस्क मिटिगेशन भी होता है। इसके कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को, फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी बताओ और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले आ जाता है कि फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, एरर हैंडलिंग और रिकवरी अफेक्ट करती है, टेस्टिंग और वैलिडेशन, सिस्टम रिडंडेंसी, स्टेबिलिटी और रोबस्टनेस, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। कुछ मेथड्स जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो होता है कि हमें कोड को रिव्यू करना चाहिए और क्वालिटी अश्योरेंस भी करना चाहिए। रोबस्ट स्ट्रैटेजी टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करना चाहिए, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया। यूनिट टेस्टिंग का मतलब हमने अपने सॉफ्टवेयर को जितना जितना अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है, तो हर मॉड्यूल को अलग अलग तरीके से सेपरेटली हम क्या करें, टेस्टिंग केसेस में डालें और टेस्ट केसेस में डाल के उसको चेक करें कि किस तरीके से हमारा मॉड्यूल बिहेव कर रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम उन्हीं मॉड्यूल्स को, एक दो मॉड्यूल्स को या फिर दो तीन मॉड्यूल्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं टेस्ट केसेस में पास करने के बाद किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमें आउटपुट दे रहा है। देन सिस्टम टेस्टिंग में हम एज होल पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं, इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें एक साथ। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए और फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक से हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वर्जन कंट्रोल होना चाहिए, हमारे सॉफ्टवेयर की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हार्डवेयर रिलायबिलिटी क्या होती है, तो हार्डवेयर रिलायबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी, जैसे कि अगर कोई पीस है हमारे हार्डवेयर का तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो कब तक परफॉर्म कर रहा है, कोई चीज एक्सपायर तो नहीं हो गई है, कोई चीज अगर हम कोई हार्डवेयर हमने लगा रखा है, सीपीयू जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, अंडर अलग अलग कंडीशंस में अगर हम उसको रख रहे हैं तब भी हमारा हार्डवेयर जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके कुछ फैक्टर्स, कंपोनेंट की क्वालिटी कैसी है, कैसे हमने कंपोनेंट को यूज किया है, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज से हमारा जो हार्डवेयर वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, कितना अफेक्ट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, एज एंड वियर, मतलब कितना ज्यादा हमने, कितना पुराना हमारा हार्डवेयर यूज किया है वो भी अफेक्ट करता है। रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस, मेंटेनेंस आपकी। हार्डवेयर रिलायबिलिटी का इंपॉर्टेंस जैसे कि सिस्टम का अप टाइम कितना है, डेटा इंटीग्रिटी कितनी है, बिजनेस कंटिन्यूटी कैसी है, कॉस्ट सेविंग कितनी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये भी एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंस देख लेना इसकी एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉल्ट और फेलियर क्या होता है, तो बेसिकली फॉल्ट अगर हमारे सिस्टम में है तो भी हमारा सिस्टम क्या है, वर्क करता रहता है। ठीक है, फॉल्ट रिफर्स टू द डिफेक्ट्स और एबनॉर्मेलिटीज विद इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये फॉल्ट और फेलियर में 100% एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब लाइक 90%। ठीक है, फॉल्ट और फेलियर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फॉल्ट्स किस तरीके से फेलियर से रिलेटेड है, ये उनका रिलेशनशिप पूछ सकता है। तो कितने टाइप्स की फॉल्ट होती है, एक सॉफ्टवेयर फॉल्ट होती है जैसे कि कोडिंग एरर हो गई, कोई लॉजिकल मिस्टेक हो गई, मतलब बेसिकली इंटरनली क्या हो सकता है, जैसे हमारे कोड को बनाने में कोई मिस्टेक आ गई, है ना, कोई डिजाइन सही से नहीं हो पाया हमारा सॉफ्टवेयर, तो वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर फॉल्ट। हार्डवेयर फॉल्ट क्या होता है, हार्डवेयर फॉल्ट में हमारा आ जाता है कि फिजिकल डिफेक्ट्स कितने हैं हमारे हार्डवेयर की कंपोनेंट के, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, मतलब जैसे फैक्ट्री से डिफेक्टेड पीस आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कोई इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया या फिर कोई फ्यूज हो गया कोई हमारा, ठीक है, तो वो चीज इसमें आ जाती है। कॉज ऑफ फॉल्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट, जैसे कि ह्यूमन एरर आ सकती है, इनकरेक्ट लॉजिक और इनएडुकेट टेस्टिंग के कारण क्या हो जाता है, हमारा कोई एरर आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, ये हमारा
वो सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स। नेक्स्ट हार्डवेयर फॉल्ट्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, वियर एंड टीयर, है ना, एज एंड वियर भी हो जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि फेलियर क्या होता है, तो बेसिकली फेलियर कब होता है, अकर व्हेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिविएट्स फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर रिजल्टिंग इन ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल एनोमली। मतलब फेलियर इज बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फॉल्ट्स। मतलब फॉल्ट्स अगर हमारे सिस्टम में है तो वो फॉल्ट हमें दिखती नहीं है, ठीक है, और ये कोई अफेक्ट भी नहीं करता, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर की वर्किंग में। बट फेलियर्स जब होती हैं तो हमें फेलियर्स जो है वो दिख रही होती हैं, हमें ऑब्जर्वेबल होती हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर फेलियर कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक तो सॉफ्टवेयर फेलियर और हार्डवेयर फेलियर। सॉफ्टवेयर फेलियर में क्या होता है, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है वो डजंट परफॉर्म इंटेंडेड फंक्शन और प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट। हमें क्या कर रहा है, इनकरेक्ट रिजल्ट, जो हमें एक्सपेक्ट था वो आउटकम नहीं मिला, हमें कुछ अलग ही मिल रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे सिस्टम में कुछ तो फेलियर हुआ है। हार्डवेयर फेलियर जैसे कि मैनिफेस्ट मेल फंक्शंस और एरर इन हार्डवेयर डिवाइसेस लीडिंग टू सिस्टम डिसरप्शन। फेलियर्स के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कॉज ड्यू टू फॉल्ट, मतलब फॉल्ट्स की वजह से क्या हो गया, हमारा कोई फेलियर हो गया। इंटरेक्शन बिटवीन फॉल्ट्स इन अ सिस्टम में लीड टू फेलियर सिनेरियोस, ठीक है, जैसे कोई दो फॉल्ट्स थी, उनके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, तो क्या हो गया, हमारा कोई फेलियर बन गया। रिलेशनशिप बिटवीन फॉल्ट्स और फेलियर, मैंने आपको बता दिया कि जो एक्टिवेटेड फॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फेलियर्स का माने जाते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। रिलायबिलिटी मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट। रिलायबिलिटी मॉडल पढ़ लेना कि बेसिक मॉडल क्या होता है, लोगैरिथमिक पॉइजन मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार अच्छे से, इनको अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ के जाना। रिलायबिलिटी मॉडल्स आना इज लाइक वेरी वेरी हाई चांसेस, ठीक है। बेसिक रिलायबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि ये बेसिक रिलायबिलिटी मॉडल हमें बताता है कि एक फंडामेंटल अप्रोच होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं और या फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम कितना ज्यादा रिलायबल है और कंपोनेंट ओवर टाइम, ठीक है, एक एज का फैक्टर हम यहाँ पर उठाते हैं, ठीक है। और लोगैरिथमिक में हम क्या करते थे, जैसे कि इसमें हम क्या इनकॉर्पोरेट करते थे, जैसे कि ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ हमने क्या किया, एजिंग का फैक्टर भी उठाते हैं हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल में हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आईएसओ आ गया, मैकॉज क्वालिटी मॉडल आ गया और आईएसओ आ गया। फिर आता है हमारा सीएमएम। सीएमएम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सीएमएम सीधा सीधा पूछ देता है वो, जैसे कि सीएमएम हमारा बेसिकली होता क्या है, ये हमारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है, जो कि एक स्टेज फ्रेमवर्क हमको दे रखा है, जिससे कि हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं या फिर इम्प्रूव करते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस को, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स होते हैं, फ्रॉम लेवल 1 जो कि इनिशियल लेवल होता है टू लेवल 5, ठीक है। अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं और ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स से पास कराते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या आ गया, जैसे कि ISO 9001। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर एस्टैब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक फ्रेमवर्क दे रखा है हमको टू स्टैब्लिश या फिर इम्प्लीमेंट और मेंटेनिंग जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, okay, so that's all for this unit. Next, let's move on to unit 4. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूनिट 4 में आ सकते हैं, दे आर टेस्टिंग प्रोसेस सबसे पहले तो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसेसेस। उसमें आता है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में बीवीए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन हमारा इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग और कॉज इफेक्ट ग्राफिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में हमारा आ जाता है म्यूटेशन टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और पाथ टेस्टिंग। नेक्स्ट आता है मेरा यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड देन मेंटेनेंस मॉडल्स और रिग्रेशन टेस्टिंग और सॉफ्ट रिवर्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ये तो आनी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं चीट शीट में। तो यूनिट 4 में सबसे पहले आ जाता है मेरा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने अपने सॉफ्टवेयर को पूरा तरीके से अच्छे से बना लिया है, अब हम उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग टेस्ट केसेस में डालेंगे। मतलब अलग अलग, एक मान लो एक टेस्ट है, ठीक है, जैसे कि हमने जो पढ़ा हुआ है और हम टेस्ट देते हैं, हम एग्जाम्स अभी दे रहे हैं,
तो उन एग्जाम्स से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने कितना ज़्यादा प्रिपेयर किया है, कितना अच्छे से हमने पढ़ा है, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो बेसिकली वो हमारा एक टेस्ट हो गया। ठीक है? इसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर को भी अलग-अलग केसेज़ में डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो उन्हीं टेस्टिंग्स के बेसिस पर हमारे अलग-अलग टॉपिक्स डिवाइडेड हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैंने बता दिया। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग और एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के फंक्शंस के लिए अलग-अलग टेस्ट प्रिपेयर करते हैं और उनको चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर में जो फंक्शंस हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं अगर हम उसमें कुछ-कुछ अलग-अलग टेस्ट केसेस में पास थ्रू कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग हमारे सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है कि हमारा जो इंटरनल कोड है, वो किस तरीके से अलग-अलग टेस्ट केसेस में बिहेव कर रहा है, वो सही तरीके से है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, तो वो चीज़ हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में चेक करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग देखते हैं सबसे पहले कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देख लो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम देखते हैं कि हमारा डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोसेस क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से हम कोड को आइडेंटिफाई मतलब एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बग फिक्सेस कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे बग डिटेक्शन हो गया। इससे अगर हम अलग अलग टेस्ट केसेस में हमारे सॉफ्टवेयर को हर बार चेक करेंगे, तो उससे हमारा जो कोड की या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, है ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेस्ट अच्छे से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारे उसमें सारे मोस्ट ऑफ द एरर फिक्स हो जाएंगे, तो हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, है ना। कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छी होती है। कितने टाइप्स की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है? सबसे पहले आता है हमारा यूनिट टेस्टिंग। ये मैंने आपको अभी समझा दिया कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है। देन और इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि रीसेंट चेंजेस, मतलब हमने अगर अपने सॉफ्टवेयर में कुछ रीसेंट चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस जो हैं वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर अफेक्ट कर रहे हैं तो कितने ज्यादा एक्सटेंट पर अफेक्ट कर रही है, ज्यादा तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज को चेक करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर ठीक है या नहीं, तो वो चीज हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता है ये, जैसे कि सबसे पहले इसमें पहला तरीका हो गया बीवीए एनालिसिस। तो बीवीए एनालिसिस सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बीवीए एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, मान लो उसका जो इनपुट विंडो है वो 1 से 100 तक है। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर लाइन वो क्लासेस उठा लिए। जैसे कि सबसे पहले मान लो जैसे कि एज का इनपुट हमारा 18 से 60 है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टेस्ट करने के लिए एज को 17 डाल दिया। अब 17 डाला मैंने अपने सॉफ्टवेयर में, फिर मैंने देखा कि आउटकम में सही से आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से मेरा जो सॉफ्टवेयर है, अगर मैं उसको एक इनवैलिड आउटपुट दे रही हूँ, इनवैलिड इनपुट दे रही हूँ, तो वो किस तरीके से मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको हैंडल कर रहा है। फिर मैंने 18 डाल दिया। फिर मैंने जैसे 18 से 60 के बीच में देखते हो, तो ये तो मैंने इसके 2 केसेस उठा लिए, इसके 2 उठा लूँगी। जैसे कि इसमें मैंने एक 17 डाल दिया जो कि इनवैलिड है, और एक क्लोज़ली डाल दिया जैसे कि जो 18 है। तो ये क्या हो गया, पास-पास के क्लासेस हो गए। एक मैंने डाल दिया 60 में डाल दिया मैंने, ये 60 है, तो 60 में मैंने डाल लो, मान लिया कि एक 61 डाल दिया, एक 60 डाल दिया। तो मैंने क्या किया, अलग-अलग हर एक इनपुट के लिए चेक करने से बेटर है कि मैंने क्या किया, एक बॉर्डर वाले इनपुट्स को उठा लिया और फिर देखते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ये होता है मेरा बॉर्डर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में हम अपने जो इनपुट्स हैं उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो 1 से 100 तक है। अब 1 से 100 तक मैं एक एक इनपुट को टेस्ट तो नहीं करूंगी, तो मैंने क्या किया, एक 1 से 50 का उठा लिया, एक 50 से 100 का उठा लिया। अब इनमें से मैंने क्या किया, एक इसमें से उठा लिया इनपुट, एक इसमें से उठा लिया इनपुट। मान लो इसमें से मैंने 47 उठा लिया, इसमें से मैंने मान लो उठा लिया कि 52। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों के लिए चेक कर लिया। तो मुझे क्या पता, अच्छे से इक्विवेलेंट तरीके से मैंने क्या किया, अपने इनपुट्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लिया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया और फिर उसको टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है मेरा डिसीजन टेबल टेस्टिंग। डिसीजन टेबल में हम क्या करते हैं, अपने मल्टीपल कंडीशंस को उठाते हैं, फिर उसकी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाने से क्या होगा, कंफ्यूजन कम रहेगा और क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट आता है मेरा कॉज इफेक्ट ग्राफिक।
कॉज इफेक्ट ग्राफिंग में हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट, मतलब क्या हमने इनपुट दिया है, क्या हमने यहाँ आउटपुट मिला है, तो उनके बीच का हम रिलेशन ड्रॉ करते हैं और उसको एक ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉज इफेक्ट ग्राफिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में हम अपने सॉफ्टवेयर के कोड को टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये इंटरनल टेस्टिंग होती है, हम अपने सॉफ्टवेयर को इंटरनली टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हो गया मेरा सबसे पहले हो गया पाथ टेस्टिंग। हर पॉसिबल पाथ चेक करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, जितना पॉसिबल पार्ट मेरे एक टेस्ट करने के लिए यूज हो सकते हैं उन सभी को मैंने यूज करके देख लिया। जैसे कि हर पॉसिबल पाथ चलाकर इंश्योर करो कि कहीं शॉर्टकट से बग ना आ जाए, मतलब अगर कोई शॉर्टकट भी है तो भी उससे बग ना आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, पाथ टेस्टिंग का यूज करूंगी। डेटा फ्लो टेस्टिंग का क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने किसी को कोई वेरिएबल का क्या काम है, कोई मतलब जैसे इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रही है उसको भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो मैंने कोई लूप लगाई है अपने कोड में, तो वो लूप को मैं चेक करूंगी कि अगर मैंने कोई फंक्शन, जैसे इफ मैंने यूज किया कि इफ स्टेटमेंट यूज करी है, अब वो इफ स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, जानबूझ के कोई ऐसी कंडीशन लगाई जिससे मैंने चेक किया कि इफ कंडीशन मेरी सही से फॉलो हो रही है या नहीं, तो वो हो जाता है मेरा डेटा फ्लो टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग में मैं क्या करती हूँ, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस। छोटे छोटे मैंने क्या किया, अपने कोड में एरर डाल दी जानबूझ के, तो उस एरर को मैंने डाला अपने कोड में, कुछ चेंजेस डाले अपने कोड में, और फिर मैंने चेक किया कि उस चेंजेस को डालने के बाद मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको अच्छे से हैंडल कर रहा है या नहीं हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, एक होता है पाथ, डेटा फ्लो, म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टेस्टिंग के लेवल्स। तो ये टेस्टिंग के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए पहले पहले से ही, तो उसके कुछ देख लो। ये एक तो ये टूल्स, ये देख लेना कि सेलेनियम जो होता है वो हमारे वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने में यूज होता है। जे यूनिट, पोस्टमैन, जेनकिंस, लोड रनर, इन सबके एक बार देख लेना। ठीक है, टेस्टिंग प्रोसेसेस ये ओके। फंक्शनल टेस्टिंग ये मैंने आपको अभी बता दी। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, डिसीजन, बीवीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीवीए एक बार देख लेना अच्छे से, उसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो बीवीए के न्यूमेरिकल एक बार देख लेना। ये सारा हो गया है। ओके, टेस्टिंग के लेवल्स, तो टेस्टिंग के लेवल्स, एक तो यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हर एक मॉड्यूल को एक टेस्ट के थ्रू पास करते हैं, फिर उसका चेक करते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, स्मॉल कोड पीसेस मतलब फंक्शंस को हम टेस्ट करते हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम उन्हीं मॉड्यूल्स को एक साथ मिला देते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे सिस्टम को एज होल टेस्ट करते हैं। डीबगिंग का मतलब होता है कि हम किसी बग को किस तरीके से फिक्स कर रहे हैं। जैसे बग का असली घर ढूंढना, मतलब ये अलग अलग है। ठीक है, जैसे कोई बग है तो उसका वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है वो ढूंढना है ना, तो वो होता है हमारा डीबगिंग। तो डीबगिंग हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से हमको डीबग करना आनी चाहिए, है ना। टेस्टिंग टूल्स और स्टैंडर्ड्स, तो टेस्टिंग के टूल्स कुछ हमारे हो गए। सबसे पहले तो सेलेनियम, जे यूनिट, पोस्टमैन, जे मीटर, इनका क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी चीज को ये देखता है, तो वो चीज भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है मेरा IEEE स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्ट प्रोसेसेस। मेंटेनेंस मॉडल देख लेना। एक तो करेक्टिव मेंटेनेंस मॉडल होता है, एडेप्टिव मेंटेनेंस मॉडल होता है, और परफेक्टिव मेंटेनेंस मॉडल होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव, एजाइल, ये सब भी एक बार अच्छे से देख लेना। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो मेंटेनेंस मॉडल कुछ बनाए गए हैं हमारे लिए। करेक्टिव मॉडल मेंटेनेंस मॉडल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एड्रेस और करेक्ट डिफेक्ट एड्रेसेस, और मतलब बेसिकली ये डिफेक्ट्स को करेक्ट करता है और उनको एड्रेस करता है, और इश्यूज आइडेंटिफाइड इन द सॉफ्टवेयर आफ्टर इट्स डिप्लॉयमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर को हमने डिप्लॉय कर दिया, अब डिप्लॉय करने के बाद हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, और उनको डिफेक्ट्स कहाँ से आए हैं डिफेक्ट्स, और उन डिफेक्ट्स को करेक्ट किस तरीके से किया जाता है, तो वो चीज हमारी करेक्टिव मेंटेनेंस मॉडल बताता है। ठीक है, एडेप्टिव मेंटेनेंस मॉडल क्या होता है, मोडिफाइज द सॉफ्टवेयर टू अडेप्ट इट टू न्यू एनवायरनमेंट। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करा है या फिर कुछ एनवायरमेंटल चेंज किया है, तो उसमें हमारा जो मॉडल है वो किस तरीके से, जो सॉफ्टवेयर वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो चीज हमारी किसमें आती है, एडेप्टिव मेंटेनेंस मॉडल में। परफेक्टिव मेंटेनेंस मॉडल क्या होता है, ये एनहांस करता है हमारे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को।
रिलायबिलिटी को, मेंटेनेबिलिटी को बेस्ड ऑन द इवॉल्विंग यूजर नीड्स, और मतलब हमारे जो यूजर्स हैं हमें फीडबैक मिल रहे हैं उन बेसिस पे हमारे जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, वो किस तरीके से अच्छी हो रही है। तो वो चीज हमारी कौन बताता है, परफेक्टिव मेंटेनेंस मॉडल में इंक्लूडेड होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मॉडल्स ये क्या करता है कि बेसिकली ये प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करता है और एड्रेस करता है कि हमारे पोटेंशियल इश्यूज और रिस्क को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। तो वो चीज हमारी क्या बताता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मॉडल बताता है। एजाइल मेंटेनेंस मॉडल क्या बताता है, ये अडेप्ट एजाइल प्रिंसिपल्स टू हैंडल चेंजेस, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फ्रीक्वेंट अपडेट्स इन द मेंटेनेंस टास्क। मतलब फ्रीक्वेंट अपडेट्स जो हम कर रहे हैं हमारे में, है ना, और जैसे कि अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो वो चीज किस तरीके से हैंडल की जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो हमारा कौन स्टोर करता है, एजाइल मेंटेनेंस मॉडल हमें बताता है। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आइटरेटिव अप्रोच होता है इसका, ठीक है, और कोलैबोरेटिव टीम्स होती है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये की एस्पेक्ट्स एक बार देख लेना, क्योंकि सब हेडिंग्स ना बहुत ज्यादा मिक्सड अप हो जाती है। अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना थ्योरी सब्जेक्ट है। अब थ्योरी सब्जेक्ट में अ, समझ तो आ जाएगा आपको कि हाँ इसके अंदर आता क्या है, ये क्या चीज है। अब उसमें कुछ सब हेडिंग्स होती है, जैसे इसमें की एस्पेक्ट्स हो गए। अब की एस्पेक्ट्स पता चला मैंने एजाइल के परफेक्टिव में लिख दिए, परफेक्टिव के एजाइल में लिख दिए, तो ये कंफ्यूजन ना हो, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है मेरा एवोल्यूशनरी मेंटेनेंस मॉडल। ये क्या करता है, ट्रीट्स मेंटेनेंस एज एन ऑनगोइंग एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग एंड इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर मेरा आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, रीसेंट चेंजेस हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं दैट रीसेंट चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन द कोड जो है, जो हमने कोई रीसेंट चेंज किया है या फिर कोई हमने अपने कोड में चेंज करा है, तो वो क्या हुआ, हमारी एक्सटर्नल जो फंक्शनैलिटीज है हमारे सॉफ्टवेयर की, वो ज्यादा तरीके से अलग ना दिख रही हो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कोड में कुछ चेंज करा और पता चल रहा है मेरी कोई फंक्शनैलिटीज इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो अच्छी तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। तो वो होता है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, कि कौन से कोड में क्या अलग क्या चेंज करने से हमारा फंक्शनैलिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, तो वो होता है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। ये चीट शीट में मैं ऐड करना भूल गई, मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ पे, रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर इतना पुराना हो गया है कि ना तो हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना इसका कोई प्रूफ है, ना कुछ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमारा कोई, ना इसका सोर्स कोड हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, हमें एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इसको ना हम उस सॉफ्टवेयर को ना स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसका लॉजिक क्या है। हम अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसको हमने इस पार्ट में अलग डिवाइड कर लिया, इस मॉड्यूल में अलग डिवाइड कर लिया। हर मॉड्यूल को हम सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से लाइक स्टडी करना इज बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग। हम क्या कर रहे हैं, पहले तो अब रिवर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिकली मेन गोल क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट हाउ अ सिस्टम वर्क, सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी डिजाइन क्या क्या है, उसका सोर्स कोड अगर अवेलेबल नहीं है तो वो हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से वो सोर्स कोड बनाएंगे हम उस सॉफ्टवेयर को पढ़ने के बाद, तो वो होता है हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होता है, कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, उसको एक सॉफ्टवेयर को रीस्ट्रक्चर करना है, मॉडिफाई करना है। अगर कोई सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, अब वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा पुराना हो गया, अब हमसे कहा गया कि इसको मॉडिफाई करो और अच्छे से इसको ना लाइक अपडेट कर दो, इसका रीस्ट्रक्चर कर दो। तो वो किस तरीके से मैं करूंगी, तो वो आ जाएगा मेरा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसका अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रिवर्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में एक रिलेशनशिप क्या है, वो बताओ। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या है, इज बेसिकली लाइक सॉफ्टवेयर री इंजीनियर अगर हम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर को अगर हम दोबारा से अपडेट या फिर मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसका पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि सॉफ्टवेयर है क्या, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो हमारे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का पहला स्टेप जो होता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग इज लाइक स्टडी ऑफ अ सॉफ्टवेयर।
जिसका हमारे पास ना सोर्स कोड है और ना ही डॉक्यूमेंटेशन है। और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज बेसिकली लाइक मॉडिफाइंग या फिर अपडेटिंग या फिर चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको समझा दी, क्रिस्प आपको बता दिया है कि कौन सी यूनिट किस बारे में है। ठीक है, किस तरीके से कौन सी चीज काम करेगी, किस तरीके से लिखना है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।